नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, इस बहुमत के बावजूद क्या महाराष्ट्र में सियासत फिर से बड़ी करवट ले रही है? एक बड़ी उलटफेर होने जा रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और क्या देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी खतरे में है? और कुर्सी खतरे में विपक्ष की वजह से नहीं है, शरद पवार उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं है। कुर्सी खतरे में इसलिए है क्योंकि भीतर से ही हंगामा खड़ा हो रहा है। और शायद जिसकी नजर है फडणवीस की कुर्सी पर, वो ये शख्स हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे, जिनकी डील मोदी जी के चाणक्य से आजकल हो रही है। अब दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि इधर एकनाथ शिंदे की दिल्ली में अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से कई मुलाकातें हुई हैं, जिसका जिक्र मीडिया में नहीं आया है। और अमित शाह चाहते हैं, अमित शाह की मंशा है कि एकनाथ शिंदे जल्द से जल्द अपनी पार्टी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर दी गई थी शिंदे अपनी पार्टी का मर्जर, विलय वो बीजेपी के साथ कर ले, मर्ज हो जाए शिंदे की पार्टी बीजेपी में। ये अमित शाह और मोदी चाहते हैं। अब इससे बीजेपी को दो लाभ हैं, दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि लोकसभा में बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, सीटें 240 हैं, वो 247 हो जाएंगी, क्योंकि शिंदे के पास 7 सांसद हैं, बड़ी संख्या, 7 एमपीज। ये 7 एमपीज बीजेपी के खाते में आ जाएंगे, तो बीजेपी 247 हो जाएगी लोकसभा में। और दूसरी चीज़ ये है कि शिवसेना, जो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाती जा रही है, जिसका डर है, ये जो हिंदू वोट बैंक है, इसमें अपना वर्चस्व बीजेपी चाहती है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना के अस्तित्व पर भी विराम लगाना चाहते हैं। और उधर उद्धव ठाकरे के बहुत खास, बेहद खास उनके सहयोगी संजय राउत, जो राज्यसभा के एमपी हैं, आज दिल्ली में थे। मैंने उनसे बातचीत करी, इंटरव्यू किया, और उसमें उन्होंने ये बात मानी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद को लांघ सकते हैं। वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, और ऐसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी मर्ज हो रही है तो हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने पर शिंदे की नजर है। शिंदे साहब का फ्यूचर क्या है? क्या ये पार्टी चलती रहेगी, या शिंदे साहब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बीजेपी के बाराती हो जाएंगे? बीजेपी मर्ज करना पड़ेगा उनको अपनी पार्टी। एक चुनाव तो जीत ले, अमित शाह के भरोसे सब एक गड़बड़ घोटाला करके बीजेपी मर्ज करना पड़ेगा उनको अपनी पार्टी। देवेंद्र जी को दिल्ली में लाएंगे और आपको मुख्यमंत्री करेंगे। अब दोस्तों, शिंदे और अमित शाह की इस डील को थोड़ा गौर से समझिए। ये डील ये है कि अमित शाह चाहते हैं कि शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना, उसका विलय कर दें, बीजेपी में मर्ज हो जाए। इससे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और मजबूत हो जाएगी, और लोकसभा में तो फायदा रहेगा ही, क्योंकि 247 की संख्या हो जाएगी मोदी जी की, 240 से 247। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र एक बार फिर से अमित शाह के हाथ में आ जाएगा। पिछली बार भी जब फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे थे, पिछली बार, तो भी अमित शाह ने ही वीटो किया और कहा कि नहीं, शिंदे को बनाना चाहिए। तो शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, फडणवीस डिप्टी सीएम बने। इस बार फडणवीस का प्रदर्शन अच्छा था, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, आरएसएस ने कहा कि फडणवीस को बनना चाहिए। तो अब ये नया फार्मूला शाह का आया है कि नहीं, शिंदे पार्टी मर्ज कर रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सरकार को 7 सांसद दे रहे हैं, इसलिए इनको कुर्सी पर बैठाना चाहिए, ये वो चाहते हैं। एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फडणवीस और मिस्टर शाह के इक्वेशंस, समीकरण कभी अच्छे नहीं रहे। अमित शाह को हमेशा फडणवीस से कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षा की भावना थी। उनको लगता था कि मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर 3 ही लोग हैं, 3 ही नाम लिए जाते हैं, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर योगी, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो फडणवीस को कहीं वो साइडलाइन करना चाहते हैं महाराष्ट्र से, और इसलिए ऑफर ये है कि फडणवीस दिल्ली आएंगे, शिवराज सिंह चौहान की तरह मंत्री बनेंगे, और एकनाथ शिंदे वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब दोस्तों, अब तक की जो डील है शाह और शिंदे के बीच में, ये जो फेरबदल जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें शिंदे तैयार हैं, अमित शाह तैयार हैं, और अमेरिका से लौटने के बाद मोदी जी भी तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि शाह के ऑफर को मोदी ठुकराते नहीं हैं, ऐसा देखा गया है। तो मोदी तैयार, शिंदे तैयार, शाह तैयार। लेकिन एक और व्यक्ति है, भारी भरकम नेता आप कह सकते हैं, भारी भरकम शख्सियत है,
मोहन भागवत ये तैयार नहीं, आरएसएस चीफ तैयार नहीं हो रहे। मोहन भागवत और उनकी लॉबी चाहती है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि आरएसएस फडणवीस को 2029 के लिए पीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो एक बड़ी रुकावट जो है वो मोहन भागवत है। अब इनको कैसे कन्विंस किया जाएगा, अमित शाह कैसे कन्विंस करते हैं, या फिर आगे क्या होता है, ये कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों 4-5 पॉइंट मैं फिर से समअप आपके लिए कर दूं, ये जो मैंने आपको डील बताई। नंबर 1 जो ये डील है, शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना मर्ज करेंगे बीजेपी में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी की संख्या इस मर्जर के बाद 240 से 247 हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी संख्या और मजबूत होगी। और नंबर 3, शिंदे है, उनको सीएम की कुर्सी चाहिए, जो उनको कुर्सी दी जाएगी। और फडणवीस को केंद्र में, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। और नंबर 5, सारी की सारी जो राजनीतिक स्थितियां हैं आने वाले समय में अमित शाह के अनुकूल हो जाएंगी। यानी जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो अमित शाह को सबसे ज़्यादा सूट करती है। अब जाहिर तौर पर ये बंद कमरों की डील है, और जब तक फैसला ना हो जाए तब तक गोदी मीडिया में या अखबारों में एक भी लाइन छपती नहीं है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार अमित शाह कामयाब होंगे अपने इस नई डील में? क्या वो अपने भक्त शिंदे को वहाँ स्थापित कर देंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र में, और पार्टी का मर्जर करा लेंगे, बीजेपी को मजबूत कर लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत इस पर मोहर लगाएंगे? क्या वो सहमत होंगे? मोहन भागवत के जहन में क्या चल रहा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, ये भी बड़ी बात है, क्या फडणवीस आज की तारीख में अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मोदी के भी वो थोड़ा करीब हैं, भागवत उनके साथ हैं। क्या वो कुर्सी छोड़ेंगे इतनी आसानी से? आज 2 खास मेहमान हैं, क्योंकि इशू महाराष्ट्र का है, प्रदेश का, देश का, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य, और आप कह सकते हैं जीडीपी और पैसे के मामले में सबसे अमीर राज्य इस देश का, जिसकी राजनीति का सीधा इम्पैक्ट राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। तो मैंने महाराष्ट्र से 2 खास पत्रकारों को बुलाया है। विवेक देशपांडे हैं नागपुर से, जहां आरएसएस का मुख्यालय, आरएसएस की भी खबर रखते हैं और बीजेपी की भी रखते हैं, पर्सनली जानते हैं फडणवीस को। उनसे मैं बातचीत करूंगा, खुलकर बोलते हैं, और आप कह सकते हैं कि बहुत ही निर्भीक और निडर पत्रकार हैं विवेक देशपांडे। वो जुड़ेंगे, उनको हम सुनते हैं। पहले इंडियन एक्सप्रेस में थे वो। इसके साथ साथ प्रकाश पोरे, अनदर सीनियर जर्नलिस्ट, ये अकोला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। इन दोनों को सुनिए, इस खबर को समझने की कोशिश करिए, तह में जाइए, महाराष्ट्र में होने क्या वाला है, क्या भारी उलटफेर होने वाली है? पोरे साहब, पहला सवाल मेरा यह है कि ये जो गेम खेलना चाहते हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं कि भाई शिंदे साहब जो हैं वो मर्ज कर लें अपनी पार्टी, यानी जिस पार्टी को तोड़कर शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, अब फाइनल हिसाब किताब अमित शाह करना चाहते हैं। अमित शाह का मकसद आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए दीपक भाई, ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए ऐसा है, भाजपा का अभी तक का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही रहा है कि वो जो जिसके साथ में हाथ मिला लेते, हमारे इसमें कहते हैं कि पहले तो हाथ मिला लेते, बाद में बगल में हाथ डाल देते और पूरा खींच लेते उसको। तो ये तो होना ही था। और जिस तरीके से, क्योंकि उनको कोई पार्टी वार्टी बड़ी करनी नहीं, रीजनल पार्टी उनको बिल्कुल होना नहीं है। वो सारी रीजनल पार्टियों को खा के बीजेपी को ही बड़ा करने का उनका हमेशा का ही रहा है। इसके पहले जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, उनके साथ में भी तो उन्होंने यही किया ना। जैसे जब वो ज्वाइन किए थे तो वो बोले थे कि महाराष्ट्र में हम बड़े भाई, दिल्ली में आप बड़े भाई। तो हुआ क्या, बाद में करते करते शिवसेना छोटी छोटी होते गई और भाजपा बड़ी बड़ी होते गई। तो अभी भी ये शिंदे के साथ में तो ये होना ही था, इसमें नई बात तो है ही नहीं है, ये बिल्कुल डेफिनेटली होगा। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का जैसा आपने उल्लेख किया है, देवेंद्र फडणवीस को भी दिल्ली में एडजस्ट होने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पार्टी कहाँ पे भी जाएंगे, और वो तो मोस्ट ओबीडियंट जिसको बोलेंगे ना, हिज मास्टर वॉइस के जैसा उनका काम है देवेंद्र फडणवीस का। वो कोई तीसरा पैर निकालने वाले है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस को जो कुछ मिला है, देखिए पहला आदमी ऐसा है कि जो कभी मंत्री नहीं बना था महाराष्ट्र स्टेट में हमारे, और डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना है। ये पहले समझिए, जब 2014 के बाद में उस समय पे तो वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बने, उसके पहले तो कोई मिनिस्टर भी नहीं थे।
तो उनको ऑलरेडी जो मिला है वो तो ऑलरेडी जिसको बोलेंगे ना कि उनके अपेक्षा से या औकात के बाहर उनको ऑलरेडी मिला है। तो उसके बाद में अगर इस तरीके से हुआ, क्योंकि बीच में जिस तरीके से शिंदे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था और उनको बाजू में रहने के लिए बोला था, उस समय पे भी तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन आखिरी अमित शाह की मेहरबानी हो गई और वो कम से कम डिप्टी सीएम तो भी बने थे। तो ये उसमें आप जो बोल रहे हैं इसके अंदर कोई नई बात होगी नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही होगा महाराष्ट्र के अंदर, ये ऐसा ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली जी मैं सपोर्ट करता हूँ विवेक आपका जो देशपांडे ख्याल है जी, उसको। विवेक देशपांडे जी, क्या एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं? एक तरफ शिंदे को वापस मुख्यमंत्री, पार्टी का मर्जर, और फिर एक कहीं ना कहीं फडणवीस का कद भी छांट देंगे अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देते। तो ये शाह क्या है, एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं इसको? और क्या ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा अगर शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाते? आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं है बीजेपी में। अमित शाह जिस तरह से आरएसएस देवेंद्र फडणवीस के पीछे है और देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट कर रही है, मैं ये माना जा रहा है कि 2029 तक वो देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहता है आरएसएस। ये एक बेसिक चीज है, बीजेपी के अंदर का जो पॉलिटिक्स है, संघ परिवार के अंदर का जो पॉलिटिक्स है, वो कुछ इस तरह से चल रहा है। और इसके चलते अमित शाह बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि वो चाहेंगे, स्वाभाविक था, वो चाहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद वही प्रधानमंत्री बने। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जब 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले जब नई सरकार बनाने की, मतलब शिवसेना को तोड़कर शिंदे फैक्शन को अपने साथ लेकर जब वो उन्होंने नई सरकार बनाने की कवायद की थी, उस समय भी देवेंद्र फडणवीस को ह्यूमिलेट किया गया था। ये माना जा रहा था, मिठाई बट गई थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और तुरंत एक दिन के बाद ही फिर ये हुआ कि नहीं शिंदे बनेंगे। अब शिंदे जी का प्रॉब्लम ये है कि वो मुख्यमंत्री के पद के अलावा दूसरे किसी पद पर वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको मुख्यमंत्री ही बनना है। तो ये बताया जा रहा है, इस तरह की बात चल रही है अभी बीजेपी के अंदर कि अमित शाह से मिलने ये जब गए थे, कल परसों की बात है, जब भी गए वो 2 दिन जी पहले, तो अमित शाह ने प्रपोज किया उनसे, भाई आप आपकी पार्टी जो है वो बीजेपी में मर्ज हो जाए, ताकि फिर बीजेपी की नेशनल लेवल पर जो संख्या है पार्लियामेंट में वो भी बढ़ जाती है, और फिर आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये इस तरह की कुछ बात, मतलब इशारों में या जी इनडायरेक्टली इस तरह की कुछ बात उनसे कही गई। और शिंदे जी बहुत डेस्परेट है मुख्यमंत्री बनने के लिए। एक अलग फैक्शन शिवसेना का बनाकर वो अगर पार्टी चलाने की कोशिश करते हो तो बहुत लंबे समय तक पार्टी नहीं चला पाएंगे। हाँ पोरे साहब, मेरा सवाल ये है कि शिंदे को एक पार्टी मिली, पूरी शिवसेना मिल गई, वहीं से उनका कद बढ़ा। क्या इस पार्टी को मर्ज करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, या शिंदे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सबसे इंपॉर्टेंट है? मतलब जीवन का बिल्कुल। लक्ष्य पार्टी चलाना नहीं है, कुर्सी है मुख्यमंत्री की, ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री के कुर्सी के सामने क्या पार्टी और क्या प्रिंसिपल, ये पहली बात तो आपको समझना चाहिए। वो तो बिल्कुल पक्की बात है, अगर उनको चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने पहले इनको तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ के वो उद्धव चले गए। यानी शिंदे को ये डर लगता कि हो सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे इनके साथ में चले गए तो फिर क्या करेंगे, तो इसीलिए वो सोचता है कि उसके पहले अपन खुद चले जाए। और उद्धव ठाकरे के साथ के भी जो विधायक है या उनके भी जो सांसद है, वो उद्धव ठाकरे के साथ में बिल्कुल यानी ये नहीं है, खुश नहीं है। तो वो सारे के सारे शिंदे के संपर्क में, और शिंदे पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे को लेके ही डूबेगा, उधर जाएगा, ये भी बात पहले समझ लो। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे के लिए ये सही फैसला होगा कि वो अपनी पार्टी शिवसेना को मर्ज कर लें बीजेपी के साथ? क्योंकि सूनर और लेटर, देर सबेर, जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वापस लौट सकते हैं उद्धव ठाकरे के साथ। तो क्या शिंदे को लगता है कि बेटर यही है कि पार्टी मर्ज करें बीजेपी में, वो खुद बीजेपी का चोला पहने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं? क्या ये सबसे बेस्ट सूटेड सिचुएशन है मिस्टर शिंदे के लिए? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि एकनाथ शिंदे भली भांति समझते हैं कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी ने अगर उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे, मतलब उनका खुद का उपयोग करके अगर वो उद्धव ठाकरे को
खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, तो कल जाकर उनको भी खत्म करने की कोशिश होगी। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत क्लियर है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी, वो नॉन बीजेपी और नॉन हिंदुत्व पार्टीज के साथ में अलायंस चला सकती है, लेकिन हिंदुत्व वाली पार्टीज के साथ वो ज्यादा बर्बरता के साथ व्यवहार करती है। आप देखिए आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है दिल्ली में उनको खत्म करने के लिए, वो भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पार्टी है, वो भी आरएसएस सपोर्टेड पार्टी है। और महाराष्ट्र में शिवसेना, ये भी हिंदुत्व वाली पार्टी है। ये दो पार्टियों के साथ में सबसे बुरा व्यवहार बीजेपी ने हिंदुत्व वाली पार्टियों के साथ किया है, इसलिए कि वो हिंदुत्व का स्पेस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो नीतीश कुमार को 5 साल मुख्यमंत्री बनाए रखने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, वो समाजवादी है, लेकिन एक वो उद्धव ठाकरे वो 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी नहीं हुए। तो ये जो है उसके लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका उपयोग हो गया अभी खत्म। तो उसको भी मार्जिनलाइज करने का बीजेपी प्लान बनाएगी, उसको पता है। इसलिए एकनाथ शिंदे अपना पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी में मर्ज हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये होगा कि ये सारे मतलब अब वो बीजेपी में चले जाने के बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जिस मुद्दे पर, जिस बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के मुद्दे पर वो पब्लिकली उद्धव ठाकरे से दूर हो कि इन्होंने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया, वो हिंदुत्व जो है अगर वो बीजेपी के साथ चले जाए तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को भी छोड़ दिया है, ऐसा उसका एक अर्थ निकाला जाएगा। तो वो उनके लिए मतलब उनकी इमेज के लिए खराब होगा। लेकिन जब बीजेपी में अगर चले ही जाते हैं तो उस इमेज का उनको लेना देना क्या है, उस इमेज से क्या लेना देना है। जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा, इस सवाल का कोई उनके लिए अर्थ नहीं बचेगा, तो वो ये कर सकते हैं। और अमित शाह बिल्कुल एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके देवेंद्र फडणवीस को मार्जिनलाइज करेंगे, उनको एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और उद्धव ठाकरे को सेटल स्कोर करना है एकनाथ शिंदे के साथ, तो वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हो जाएंगे। और देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे की मदद लेना बहुत लाजमी पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, इसलिए ये बहुत मैरिज ऑफ कन्वीनियंस दोनों तरफ से होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दीपक जी जी लास्ट क्वेश्चन प्रकाश पोरे साहब, क्या आपको लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को रिप्लेस करेंगे और उनको केंद्र में ले जाते हैं या बीजेपी का अध्यक्ष बना देते, क्या देवेंद्र फडणवीस मान जाएंगे या देवेंद्र फडणवीस के पास कोई विकल्प नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मानना ही पड़ेगा? बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और वो खुशी खुशी कर लेंगे ना, उनका तो वैसे भी देखिए देवेंद्र फडणवीस को पिछले बार ही जब ये बात चल रही थी कि वो दिल्ली जाएंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे और जब उद्धव की सरकार चल रही थी उसी समय पे बातें चल रही थी। तो अभी इस ऐसे कंडीशन के अंदर अगर उनको बोले भी, तो मैंने बताया ना आपको कि ही इज द मोस्ट ओबीडियंट मैन फॉर बीजेपी, और उनको जाने में कोई हरकत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि विवेक ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि बीजेपी हिंदुत्व का उनका जो चोला है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहती, वो खुद को ही हिंदुत्व का पूरा ये करना चाहती पूरा है। वोट बैंक जो है हाँ, पूरा का पूरा जो है। और उन्होंने बहुत बड़ा बात बोला नीतीश कुमार का, ये काफी अच्छा उन्होंने मुद्दा पेश किया है। मैं सपोर्ट करता हूँ विवेक ने जो बोला है कि ये महाराष्ट्र के अंदर दूसरे किसी को भी हिंदुत्व का झंडा लेके आगे जाने देंगे, इनको लगता है कि हम ही ऐसे। तो ये एक बात है। और जो आपने बोली है इसके अंदर बहुत तथ्यांश है कि ये नक्की डेफिनेटली उसको लेके जाएंगे फडणवीस को दिल्ली, और यहाँ पे उनको छोड़ देंगे ताबे में, शिंदे के ताबे में, और होगा, डेफिनेट होगा। विवेक कुछ बोलना चाहते हैं? सिर्फ 1 मिनट है, संक्षेप में बात रखिए। नहीं, हम देखिए ऐसा है, हम इसमें आरएसएस फैक्टर को न भूले, क्योंकि आरएसएस चाहता है 2029 में, मैं जिस आरएसएस के लोगों से बात करता हूं, वो बिल्कुल जब महाराष्ट्र में ये नई सरकार बनी, उस देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय से आरएसएस के सपोर्टर्स नागपुर में जो बहुत नजदीक रहते हैं आरएसएस के टॉप ब्रास के आसपास जी, वो ये कह रहे हैं कि 2029 का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस है। ये आरएसएस की अगर सोच है, आरएसएस अगर इस लाइंस पर सोच रहा है, तो अमित शाह का जो प्लान है उस प्लान को आरएसएस अपोज करेगा, और उसके ऊपर से संघ परिवार में घमासान होगा अगर इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहता
सकते हैं, घमासान होगा और आरएसएस पूरा जोर लगाएगा कि ये न होने दे और देवेंद्र फडणवीस के जो जी चांसेस है उसको स्पॉइल ना होने दे। इसके लिए आरएसएस, कम से कम आरएसएस का एक सेक्शन, इस आरएसएस को भी डिवाइड कर दिया है मोदी जी ने। जी आरएसएस को भी, आरएसएस के भी दो गॉट इट भाग गॉट हैं इट गॉट आज। द पॉइंट गॉट द पॉइंट। तो ये जी जो विवेक जी जो सरसंघ चालक को ले, सरसंघ चालक का जो जी सेक्शन है, सरसंघ चालक को मारने वाला जो सेक्शन है, वो देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ा होगा और इसके बीजेपी के अंदर, संघ परिवार के अंदर घमासान हो सकता है, घमासान हो ऐसा अगर जी कुछ जी अमित शाह करने की जी कोशिश करे तो। जी जी हमारे दोनों पैनलिस्ट महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं और दोनों का ये मानना है कि शिंदे के लिए ये विन विन सिचुएशन है। उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, शिवसेना से। उनको पता है कि आखिर में ये पार्टी उद्धव ठाकरे की है, बाला साहब उद्धव ठाकरे के हैं और पार्टी भी उद्धव ठाकरे की, वो वापस होगी। इसलिए शिंदे एक अवसरवादी राजनेता है। वो चाहते हैं कि पार्टी मर्ज हो जाए लेकिन बदले में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो देवेंद्र फडणवीस का कद छोटा होता है, देवेंद्र फडणवीस को सेंटर में एडजस्ट किया जा सकता है। यही जो है वो अमित शाह चाहते हैं। लेकिन एक बात विवेक जी ने कही कि अमित शाह का जो ये प्लान है, हो सकता है बीजेपी के लिए बड़ा सूटेबल हो, अमित शाह के लिए भी सूटेबल हो, लेकिन आरएसएस इस प्लान पर मोहर नहीं लगाएगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को अभी से आरएसएस ने 2029 के चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार मान लिया है। मोदी के बाद, नरेंद्र के बाद देवेंद्र होंगे, ऐसा मोहन भागवत और उनकी लॉबी चाहती है। इसलिए अगर अमित शाह ये फैसला लेते हैं, मोदी अमेरिका से लौटकर इस पर मोहर लगाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आरएसएस इसमें दखल दे सकता है। यानी शाह के जो सपने हैं उसमें एक रोड़ा मोहन भागवत से है। देखिए आगे क्या होता है और मैं दोस्तों आपको अपडेट करता रहूंगा अगर जो भी उलटफेर होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र से आती है और हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, देश का सबसे अमीर राज्य। इसलिए उसकी राजनीतिक में, वहां राजनीति में जो भी उलटफेर होती है, आपको उसका डेवलपमेंट से बिल्कुल आपको अपडेट करता रहूंगा। एक शॉर्ट नोटिस पर आज विवेक देशपांडे साहब आए, काफी बिजी थे लेकिन वो आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पोहरे साहब आप अकोला से जुड़े, आप उस वक्त फॉर्म्स में थे लेकिन आप लौट के स्टूडियो आए, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।